हमारा पूरा परिवार मेरे जन्म से पहले पाकिस्तान में था और जो ट्रेन कट गई थी पाकिस्तान से भारत आते समय जी। उस ट्रेन में पहले आना था हमारे परिवार को, हमारे परदादा जी को, हमारे परदादा जी की माता जी को। जानवरों की तरह ट्रेन में ठूसे गए लोग, तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ तो लाहौर से जम्मू तक पहुँचते पहुँचते मर जाएगी। बात यह है कि वो तो बच गए, परिवार बच गया, लेकिन जो वो ट्रेन आई जम्मू पहुंची वो पूरी ट्रेन कटी हुई थी, उसमें जानवर भी कट गए थे और जो इंसान थे वो भी कट गए थे। पूर्व मंत्री भी रहे हैं, सपा की सरकार में भी रहे हैं, उस सरकार को छोड़कर भाजपा में आने का क्या उद्देश्य रहा और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस पूरे सफर में? मैं भले समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहा, 2 बार रहा, लेकिन मैंने कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या शाखा से अपना कोई संबंध खत्म नहीं किया। पहलगाम में जो एक बहुत ही विकृत, मानसिक विकृत होकर हमला किया गया था, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तानियों का है। वो है भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़। एक प्रकार से वो पहलगाम पर हमला ही है। पहलगाम में निर्दोष निहत्थे पर्यटकों पर, हिंदुओं पर जो हमला हुआ, इससे बड़ा कायराना काम शायद हो नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं ग्राउंड जीरो भारत पर। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जो अपने पर्यटन के लिए भी जाना जाता है, अपनी बोली के लिए भी जाना जाता है और सबसे विशेष और महत्वपूर्ण अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जिसने देश को कई नेता दिए। हमारे साथ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी बैठे हैं अपने चैनल पे। सर, अपने बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल तो यहाँ से शुरू करना चाहूँगा, सर, आज तक का आपका राजनीतिक अनुभव कैसा रहा? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में जो एक परिवर्तन आया इस क्षेत्र में आने के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जो पृष्ठभूमि है, ना हमारे दादाजी, ना हमारे पिताजी, ना हमारे परिवार का कोई सदस्य कभी राजनीति में रहा नहीं। समाज की सेवा करते रहे। मेरे परदादा डॉक्टर थे, हमारे दादाजी भी समाज में काम करते रहे, पिताजी तो सरकारी अधिकारी थे। ये जरूर है कि हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पूरा परिवार आज़ादी के समय से जुड़ा रहा और उससे पहले से जुड़ा रहा। हमारी जो पृष्ठभूमि है वो थोड़ा दुख देने वाली है हमको भी, और समाज को सुन करके भी लगेगा शायद ये बात कभी आज तक जनता के सामने नहीं आई। हमारा पूरा परिवार मेरे जन्म से पहले पाकिस्तान में था और जो ट्रेन कट गई थी पाकिस्तान से भारत आते समय जी। उस ट्रेन में पहले आना था हमारे परिवार को, हमारे परदादा जी को, हमारे परदादा जी की माता जी को, लेकिन चूंकि हमारे परदादा डॉक्टर थे और माता जी, जो उनकी माता जी थी, उनको सांस की बीमारी थी, तो उन्होंने जब जानवरों की तरह ट्रेन में ठूसे गए लोग, तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ तो लाहौर से जम्मू तक पहुँचते पहुँचते मर जाएगी। उन्होंने सबको, परिवार को उतार लिया नीचे और कहा कि नहीं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि आपको काट दिया जाएगा पाकिस्तान में। उन्होंने कहा जो होना होगा होगा, और वो उस ट्रेन में नहीं गए और स्टेशन पर रहे, और 2 घंटे बाद जो दूसरी ट्रेन आई उस ट्रेन से आए। और सच बात यह है कि वो तो बच गए, परिवार बच गया, लेकिन जो वो ट्रेन आई जम्मू पहुंची वो पूरी ट्रेन कटी हुई थी, उसमें जानवर भी कट गए थे और जो इंसान थे वो भी कट गए थे। तो हम लोगों को दुनिया में आना था, तो एक ऐसा परिवार हमारा रहा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा और जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति की उस त्रासदी को झेला है। तो राजनीतिक तो हमारा कोई पृष्ठभूमि कभी रही नहीं, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि समाज में काम करते करते और कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में हुई जिससे हमें ये लगा कि हमें समाज के लिए काम करना चाहिए, खासतौर पे व्यापारी समाज के लिए जी। उसके उत्पीड़न को देखते हुए, उसके शोषण को देखते हुए। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मैं कुछ समय के लिए दुकान पर अपनी बैठा और वहाँ किसी अधिकारी ने आकर के जो रवैया हमारे परिवार के साथ अपनाया, वो मुझे बड़ा कष्टप्रद लगा और मैंने उस अधिकारी के गिरेबान को पकड़ लिया। मेरे परिवार वालों ने मुझे डांटा कि भाई दुकानदार हो, व्यापारी हो, इस तरह ना करो। लेकिन मैंने कहा अगर सम्मान बेच करके व्यापार करना है,
बिना सम्मान के व्यापार करना है तो ऐसे व्यापार को करने का कोई लाभ नहीं है। उसी समय मन में ये आया कि इस व्यापारी वर्ग को भी सम्मान मिलना चाहिए। ये व्यापारी वर्ग जो देश के लिए सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है, सबसे ज़्यादा राजस्व दे रहा है, अगर उसी का सम्मान नहीं है तो कोई लाभ नहीं है व्यापार और उद्योग करने का। चाहे हम कितने करोड़पति अरबपति बन जाएं, लेकिन अगर हमारा समाज में स्थान नहीं है, धीरे धीरे उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े। और आज मैं कह सकता हूं कि व्यापार मंडल के माध्यम से और समय की जो परिवर्तन की घड़ी है उसके साथ जुड़ करके व्यापार और उद्योग मंडल ने आज एक बड़ा परिवर्तन समाज में किया है। आज की तारीख में शायद ही कोई अधिकारी कर्मचारी व्यापारी का शोषण करने की नीयत रखता हो, जबकि आज से 25 साल 30 साल 35 साल पहले व्यापारी को गाय की तरह से दूहने का प्रयास किया जाता था। तो ये जो हमारा एक सफर है, इसमें हम ये महसूस करते हैं कि आज भले अभी कम है, थोड़ी और गुंजाइश है, लेकिन फिर भी काफी हद तक व्यापारी अपने सम्मान के प्रति सचेत हुआ है, जागरूक हुआ है, और सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं कि नहीं, हमें व्यापारी को सम्मान देना सम्मान देना चाहिए। सर, जानना चाहूँगा कि जैसा कि मेरी जानकारी है कि आप पूर्व मंत्री भी रहे हैं, सपा की सरकार में भी रहे हैं, उस सरकार को छोड़कर भाजपा में आने का क्या उद्देश्य रहा और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस पूरे सफर में? मैंने आपको बताया कि मेरे जन्म से पूर्व जी, मेरे पूज्य दादाजी, परदादाजी और मेरे पिताजी 1952 में कुंडरी की जो शाखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उस शाखा में जाया करते थे। मैं भले समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहा, 2 बार रहा, लेकिन मैंने कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या शाखा से अपना कोई संबंध खत्म नहीं किया। उस समय भी मैं नियमित स्वयंसेवक के रूप में शाखा से जुड़ा था, आज भी जुड़ा हूं। ये बात जरूर है कि उस समय की कुछ परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मुझको समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना पड़ा। और जब मैंने देखा कि नहीं, यहाँ मेरे वैचारिक मतभेद हैं, 4-5 साल का जो वक्फा मैंने वहाँ पर व्यतीत किया, और उसी दौरान मैंने कई सुझाव भी दिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि इसको ऐसा परिवर्तित किया जाए, ऐसा किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ सुझावों की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर एक धर्म विशेष के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए ही वो दल काम करता है, वहाँ बाकी सामान्य लोगों के लिए कोई विशेष स्थान है नहीं। इस वजह से मुझको लगा कि यहाँ पर व्यापारी वर्ग का कोई स्थान है नहीं, तो उसको छोड़ करके वापस मैं अपने घर में और अपने पार्टी में आया। एक राजनीति के थे सर उसी पार्टी के, उन्होंने मुझसे कहा था कि धर्म विशेष, जैसा कि आपने विषय उठाया कि धर्म विशेष के लिए कार्यकर्ता तो है, लेकिन लाभ उनको ना दे के चुनिंदा कुछ माफिया लोगों को देता है। उन्हीं की पार्टी के किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने आपको बड़ा स्पष्ट कह दिया कि समाजवादी पार्टी सिर्फ अल्पसंख्यकों को लुभाने का प्रयास करती है, काम नहीं करती जी। उनको गुमराह करके, मुसलमानों को गुमराह करके, अल्पसंख्यक कह करके समाज की मुख्य धारा में न जुड़ जाएं, ये भी एक प्रयास रहता है जी। तो जब नियत साफ नहीं है तो मुझे लगता नहीं है कि काम कहीं पर बहुत बेहतर होगा। काम करने के लिए नियत साफ होनी चाहिए, मन आपका साफ होना चाहिए कि हाँ, मुझे किसी भी वर्ग के लिए कुछ करके दिखाना है और उसका कल्याण करना है। कल्याण करना सबसे बड़ी बात आपने कही है सर। अभी जैसा कि अभी तत्कालिक माहौल चल रहा है, वक्फ बोर्ड का भी एक मुद्दा उठा और उसके बाद जातीय जनगणना का एक मामला उठा, साथ ही पहलगाम में जो एक बहुत ही मानसिक विकृत होकर हमला किया गया था, उसको लेकर भी मामला, 3 तरह के मामले चल रहे हैं। लेकिन इस पर विपक्ष जो है वो लगातार भाजपा सरकार के ऊपर हमलावर रहता है। वक्फ बोर्ड को लेकर भी वो हमलावर रहा। जातीय जनगणना जो अब हो रही है उसका भी श्रेय अब खुद लेना चाह रहा है, और पहलगाम हमले को लेकर भी कोई पॉजिटिव, मतलब सरकार की तरफ से उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी जो बयानबाजी पाकिस्तान में बड़ा तेजी से वायरल हो रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? वक्फ बोर्ड का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और देश के तमाम लोगों से कहूंगा कि इसका समर्थन करें। ये मुसलमानों के भी हक में है। जो बड़े बड़े माफियाओं ने, मेरे तो बहुत सारे मित्र जानने वाले ऐसे हैं जो ये कहते हैं, हो सकता है खुल के ना कह पाते हों, लेकिन ये कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड बनना चाहिए और इससे जो माफियागिरी हो रही है उस पर अंकुश लगेगा। जी। दूसरा,
जो विषय आपने लिया अभी जाति जनगणना का, मुझे लगता है ये भी जरूरी है जी। और एक बार ये जाति जनगणना होनी भी चाहिए, पता भी लगना चाहिए कि कौन किस जाति का है और उस जाति का क्या स्थान है और एक एक व्यक्ति की क्या पहचान है, ये भी जरूर होनी चाहिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आज का किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, संपूर्ण हिंदुस्तानियों का है, वो है भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़। पहलगाम पर हमला ही है। पहलगाम में निर्दोष निहत्थे पर्यटकों पर, हिंदुओं पर जो हमला हुआ, इससे बड़ा कायराना काम शायद हो नहीं सकता। और जिस बर्बरता से आतंकवादियों ने गन पॉइंट पर माथे पर गोली मारी हिंदुओं की जी। और वो भी उनकी माँ के सामने, पत्नी के सामने, बेटे के सामने, बेटी के सामने, पिता के सामने, उसके लड़के को वहीं पर गन पॉइंट पर गोली मार दी गई। मैं समझता हूं आज 16 दिन हो गए, आज तक वो परिवार उस घटना से उबर नहीं पाया होगा। लेकिन हम भी इस बात के लिए संकल्पित हैं, जैसा कि अभी कल जो घटना घटी, भारत ने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त किया है और ऐसे विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया है जो बैठे बैठे अपने घर पर 100 रुपए का हवाई जहाज खरीद करके उस पर नींबू मिर्ची लगा करके। अजय राय जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, स्पष्ट रूप से अजय राय जी की बात कर रहा हूं। शर्म आनी चाहिए, एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वैसे तो मेरे व्यक्तिगत संबंध है अजय राय से, लेकिन ये जो काम उन्होंने किया, इससे पूरा देश शर्मसार हुआ। राफेल नहीं जाकर के मारा है, राफेल की मिसाइल नहीं जाकर के दुश्मन को परास्त किया है, उसके आतंकी अड्डों को समाप्त किया है। और उस राफेल के बारे में ये कहना कि ये नींबू मिर्ची कब तक लगी रहेगी, एक प्रकार से आप अपनी सेना पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, आप अपने भारत की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आज भी मैं कहूंगा कि अजय राय जी को पूरे देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जो ये उन्होंने बयान दिया कि उनसे भूल चूक हुई, होती रहती है भूल चूक, अगर हुई है तो उसको मानने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम था पहलगाम का, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत की सरकार ने दिया है। हमें अपनी सेना पर गर्व है, अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है, उनके नेतृत्व क्षमता पर गर्व है कि उन्होंने एक बार साबित कर दिया कि भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और उसके घर तक पहुंचकर, उसके घर में घुसकर उसको जवाब देंगे। मैं तो 2 पंक्तियां कहूंगा, ना हारे थे ना हारेंगे, और घर में घुसकर मारेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। ये एक जवाब भारत ने दिया है। मैं देश की तरफ से, संपूर्ण व्यापारी और उद्योग जगत की तरफ से सेना का धन्यवाद देता हूं और देश की जो हमारी सरकार है उसका धन्यवाद देता हूं। रक्षा मंत्री हमारे देश के यशस्वी राजनाथ सिंह जी हमारे सांसद हैं, ये भी हम सबके लिए गर्व की बात है। उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और मोदी जी का भी आभार व्यक्त। सर, अभी जैसा कि आपने 2 पंक्तियों में कहा कि ना हारे थे ना हारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, विषय ये भी है सर, मेरे नज़रिए से देखा जाए कि उस देश को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहरी दुश्मनों की, जिसमें आंतरिक दुश्मन बस जाए। क्योंकि जैसा कि कश्मीर की घटना जब हुई तो वहाँ पर कश्मीरियों ने बाकायदा उनको आमंत्रित किया था, रहने की जगह, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई थी। दूसरा, इसी के साथ जुड़ता हुआ राजनीतिक रूप से देखा जाए, एक समय जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सिंह के ऊपर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बयानबाजी की थी, तो मोदी जी ने उसका मुंहतोड़ जवाब भरी सभा में दिया था कि हमारे देश का अगर राजनीतिक मामला है तो आंतरिक रूप से सुधार लेंगे, लेकिन आपको इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं, तुम्हारी, उन्होंने औकात तक याद दिला दी थी। लेकिन अभी एक यही पूरे मामलों के बीच में कांग्रेस की तरफ से एक्स पर एक बहुत ही अभद्र टाइप की एक फोटो वायरल की गई मोदी जी की, जिसमें मोदी जी का सिर नहीं था। भाजपा ने इसको इस तरीके से भी लिया कि सर तन से जुदा की जो मानसिकता है कांग्रेस रखती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए? अब ये तो विषय पुराना हो गया, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि हमने किसी को टारगेट नहीं किया, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही है, ये हम लोग सुनते आए हैं। कांग्रेस को इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि इस मामले में मैं ये मानता हूं कि पहलगाम घटना के बाद से और अभी तक राहुल गांधी का कोई भी ऐसा बयान नहीं आया जिसने इस पूरे प्रकरण में कोई प्रश्न चिन्ह लगाया हो, जबकि इससे पहले कई बार आ जाया करते थे जी। और कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा गया, चाहे वो अजय राय का बयान हो या और उनके कई नेताओं के उल जलूल बयान जो उन्होंने दिए, उन सब को कहा गया कि ये पार्टी लाइन से अलग हैं।
तो ये पहली बार ऐसा लगा कि कांग्रेस ने कम से कम एक सही विपक्ष के रूप में जो उसका मेन नेतृत्व है उसने भूमिका निभाई। हालांकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी बयान अच्छा नहीं आया, वो भी बयान ठीक नहीं था, लेकिन राहुल गांधी इस मामले में मुझे लगा कि उन्होंने थोड़ा सा संजीदा होकर के अपने ऊपर नियंत्रण रखा है। मैं इस पूरे प्रकरण में एक बात और जरूर कहना चाहूँगा कि हम आपस में अपने देश में कुछ भी करते रहें, अपने आप को राजनीतिक रूप से चमकाने के लिए कोई भी बयान देते रहें, कोई भी आंदोलन प्रदर्शन धरना करते रहें, लेकिन जब हम विपक्ष, जब हम पूरे किसी दूसरे देश से लड़ रहे हैं या कोई दूसरा देश हमको आंख दिखा रहा है, तो जो बात आपने कही कि मोदी जी ने मनमोहन सिंह को, जिन्होंने अभद्र शब्द प्रयोग किए थे, उनके बारे में कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री को अगर कुछ कहोगे तो स्वीकार नहीं करेंगे, यही भाषा हर राजनीतिक दल की होनी चाहिए कि अगर देश के प्रधानमंत्री या देश के ऊपर कोई बात आए तो सबको एकजुट होकर के भारत की जिंदाबाद करनी चाहिए। और मुझे लगता है कल वाले घटनाक्रम के बाद तो शायद किसी ने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया कि कहीं कोई प्रश्न लगा दिया हो कि पूछ रहे हो कि साहब हमें गवाही चाहिए कि स्ट्राइक कैसे हुई और कैसे मिसाइल ने मार गिराया। तो इससे ये लगता है कि सबको ये सबक मिला है कि देश की जब बात आएगी तो सबको एकजुट रहना है, और शायद यही एक नए राजनीतिक युग का प्रारंभ है। आने वाले समय में जी, क्योंकि ये एक नया इतिहास बनेगा। पिछले चुनाव में इस तरह की बयानबाजियों का खामियाजा भी विपक्ष को भुगतना पड़ा था, शायद ये भी वजह हो सकती है इस बार चुप रहने की। आपको क्या लगता है? हाँ, मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि कई बार सेल्फ गोल किए जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या अखिलेश यादव हो, खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर लेते हैं अपने बयानों से जी। तो बहुत बार आप चुप रहकर वस्तु स्थिति पर नजर रखकर अपनी स्थिति को अच्छा कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से विचार करना होगा सभी दलों को। और अब जो राजनीति है वो राजनीति हिंदू मुसलमान से नहीं चल पाएगी, जाति के बंटवारे से नहीं चलेगी। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, कांग्रेस को भी कहना चाहता हूं, हालांकि मैं कोई इतने बड़े राजनीतिक पद पर नहीं हूं कि मैं कहीं किसी राजनीतिक पद पर बहुत ऊंचा बैठा हूं, लेकिन मेरा एक सुझाव जरूर होगा समाजवादी पार्टी को भी, कांग्रेस को भी और तमाम राजनीतिक दलों को कि अब हिंदू मुसलमान का खेल खेलना बंद कर दो, मुसलमानों के पीछे भागना बंद कर दो। आपको विकास की राजनीति करनी पड़ेगी। आपको यह कहना पड़ेगा कि यह राजनीतिक दल ऐसे कर रहा है, हम इससे बेहतर करके दिखाएंगे। आपके विकास का यह मॉड्यूल है, आपके विकास का यह फॉर्मूला है, मेरे विकास का यह फॉर्मूला होगा। आपको यह दिखाना पड़ेगा, बजाय इसके कि मुंह जबानी जंग लड़ें, बयानबाजी करें उल्टी सीधी, उससे वोट नहीं मिलता। वोट आपको आपके काम से मिलेगा। आज सरकार में जो कमियां हो आप उसको सड़क पे उठाइए। वो करने का किसी में दम नहीं है, मैं साफ साफ कहता हूं, किसी में दम नहीं कि सरकार के खिलाफ अगर कोई कमी हो तो उस पर बोले। हाँ, बयानबाजी करके और अखबारों में बने रहने से अगर आपको वोट मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब वो समय नहीं रह गया, अब वो समय नहीं रह गया। सर, आखिरी सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे दर्शकों के माध्यम से पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे, और मोदी जी का जो नेतृत्व है इस कठिन परिस्थितियों के बीच, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मुझे लगता है कि देश का सौभाग्य है कि आज देश में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा एक नेतृत्व है। हम लोगों ने पिछले 78 साल में बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे हैं, मैंने भी देख लिए इधर 20, 22, 25 साल में, लेकिन एक सशक्त नेतृत्व जिसको देखकर पूरा विश्व सम्मान में खड़ा होता है, मेरी नज़र में तो पिछले 30-35 सालों में ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं रहा जैसे नरेंद्र मोदी हैं। और बड़ी स्पष्टवादिता, बड़ी स्पष्ट सोच और निर्णय लेने की जो क्षमता मोदी जी में है, दूर दूर तक आसपास कोई ठहरता भी नहीं है। जो निश्चय कर लिया कि ये करना है तो वो हो गया, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी लागू करने की बात हो। हम तो स्वयं जीएसटी का विरोध कर रहे थे, इसको हम स्वीकार करते हैं। 2017 में जब जीएसटी लगी, हम बार बार ये कह रहे थे कि पहले व्यापारियों को एजुकेट किया जाए, व्यापारियों को जानकारी दी जाए, उसके बाद जीएसटी लगे। और मैं आज भी कहूंगा, आज 8 बरस हो गए जीएसटी को लगे, अभी भी बहुत सी कमियां, अभी मैं यहां से निकल के जीएसटी की बैठक में जा रहा हूं, कमियां हैं, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने उसको समझते हुए जिस तरह से व्यापारी को और उद्योग जगत को भरोसे में लेकर के निर्णय लिए, ये मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है।
और आज भी देश को बहुत उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में जो कुछ कमियां अभी बाकी हैं पुराने नियमों कानूनों में, उसमें बड़ा सुधार होगा और देश फिर से विश्व गुरु के पद पर, विश्व गुरु की जो पदवी हमारी थी उसमें आगे बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें से तीसरे स्थान पर हम आने वाले साल से 1.5 साल के अंदर पहुंच जाएंगे, ऐसा हमारा भरोसा है। ऐसा हमारा भरोसा है। सर, पाकिस्तान को लेकर कोई कड़ा संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश कड़ा यह है कि पाकिस्तान कोई देश नहीं है। पाकिस्तान भारत का लूटा हुआ हिस्सा है, जिसको हमारे उस समय के जो नेतृत्वकर्ता थे उनकी भयानक भूल ने हमारे से अलग कर दिया। पाकिस्तान इज ए पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, आज पीओके भारत का हिस्सा है। वहां के लोग हमारे अंदर वापस भारत में आना चाहते हैं और वो आएंगे भी, आप देखते रहिएगा अभी। और पाकिस्तान से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान ने अब अपने देश के बारे में नहीं सोचा, कश्मीर का राग अलापने के बजाय अपने देश के लोगों को खाना खिलाओ, अपने देश के लोगों के रोजगार की चिंता करो, उनका कैसे विकास होगा इसकी चिंता करो। कश्मीर का नारा लगाने से लोगों के पेट नहीं भरेंगे। ये बात मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि अगर अब भी वो नहीं चेता तो विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान मिट जाएगा। इतने क्षमतावान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये अंतिम चेतावनी पाकिस्तान के लिए है। देश का संपूर्ण व्यापारी, संपूर्ण उद्यमी अपने व्यापार और उद्योग की चिंता किए बिना सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने का काम करेंगे अगर पाकिस्तान ने अपने आप में सुधार नहीं किया। हमारे दर्शकों को, हमारे ग्राउंड जीरो भारत के व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्राउंड जीरो भारत के तमाम दर्शकों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो लड़ाई है ये अन्याय और अत्याचार के खिलाफ है।